झोपडपट्टीतले मुलं कधीपासून अभ्यास करायला लागले असं म्हणत ज्या मुलाची लोक टिंगल उडवत होते त्याच मुलाने UPSC परीक्षेत बाजी मारली आहे। 27 वर्षीय सय्यद हुसेन हा मुंबईच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या एका गोदी कामगाराचा मुलगा आहे। मुंबईतल्या वाडी बंदर झोपडपट्टीत गजबजलेल्या वातावरणात अभ्यासासाठी एकांत शोधणं हे सय्यदसाठी पहिलं आव्हान होतं। कोई तो मैंने कहा कि चलो घर पे पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत जगह गए गाइडेंस के लिए कि आप शुरू करना है तो क्या शुरू करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना होता है, कोई उसका मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं मिला। धीरे धीरे करके विद टाइम करियर काउंसलर्स यहाँ वहाँ जाके NCERTs वगैरह की लिस्ट मिली, उसको लेके आगे पढ़ना शुरू किया। तो पहले मैंने माले पे हमारे शुरू किया था। घर तो चारों खाली रहते थे, सब जॉब पे चले जाते हैं तो रूम अवेलेबल नहीं रहती। पर लेकिन जैसे कि आप सुन रहे बैकग्राउंड में गाड़ी की आवाज़ें, अभी तो संडे तो कम है, अदरवाइज़ वीकडेज़ पे रात को भी गाड़ी की आवाज़ें आते रहती थी। अब मेरे को लगा कि घर पे पढ़ना तो मुश्किल है, तो निकलता था बाहर, सोचता था कि कहीं जाऊँ तो गार्डन्स वगैरह में तो पढ़ाई होती थी सुबह तक का। लेकिन शाम के टाइम में फिर गार्डन्स में बच्चे खेलना, मस्ती मजाक, फिर 8 बजे गार्डन बंद, जब थोड़ा मोमेंटम बनता था, स्ट्रेस मिलता था तो गार्डन चेंज करता गया कि जहाँ पे कंटिन्यूटी मिल जाए, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिली। तो मुझे लगा कि अब पढ़ाई थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही है। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं गार्डन जाता रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई एज सच मेरी नहीं हो रही है, मुझे पता चल गया। फिर अब्बा को मैंने कहा कि ज्ञान सस्टेनेबल अब्बा, मुझे लग रहा है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। पहले मुझे था कि घर के हालात देख के मैंने लगा कि कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगा, सेल्फ स्टडी से पास कर लूँगा ये एग्ज़ाम। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, अपने आप को इतना भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग ले लूँगा मैं जाके। मैं जब पढ़ाई करता था तब तो मुझे घर के फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में इतना बताते नहीं थे। 21 की एज थी तो घर पे जो चीज़ें होती थी, जो कि मैं सबसे यंगेस्ट हूँ घर में, तो मुझे कुछ इतना ख़ास पता चलता नहीं था कि घर में क्या इशू चल रहा है। लेकिन मैं ऐसा अपने तरफ से मुझे पता था कि मैं किस एरिया से आता हूँ, किस नेबरहुड से आता हूँ। तो इतनी मैच्योरिटी थी कि घर पे एक बड़ा अमाउंट मुँह खोल के नहीं कह सकते कि इतना मुझे दे दो मुझे कोचिंग करनी की। मैं अब्बा के पैसे बचाने की बहुत ट्राई करता था, जहाँ तक बचा सकूँ पैसे बचाता था। इससे मेरे अटैम्प्ट शुरू हुए हैं, तो पूरा 6 साल हुए हैं, 5 अटैम्प्ट हुए हैं और 4 मैंने मेंस दिखाए इसमें। 4 बार मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। थोड़ा डाइसी होता है, प्रीलिम्स में थोड़ी सी पकड़ हो गई थी बिकॉज मैंने बेसिक्स को NCERT वगैरह जो बुक्स होती है हमारी बेसिक वाली, जो सरकारी गवर्नमेंट सोर्स की होती है, उसको एकदम अच्छे से ईमानदारी से उसका पार्ट किया था, एकदम पढ़ा नहीं था, एकदम पार्ट कर लिया था, पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड। और बाकी जो दीगर करंट अफेयर होते हैं वो अच्छे से किया था। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम वॉज कम्फर्टेबल, बट मेंस में बार बार मुझे फेलियर मिलता था बिकॉज कभी राइटिंग की वजह से, कभी पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इतना लिखने की हैबिट नहीं थी। और कहीं ना कहीं मुझ में भी एक कमी थी जो मैंने बाद में रेक्टिफाई की थी कि मैं लिखता बहुत कम था आंसर राइटिंग, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा ये एग्ज़ाम राइटिंग का बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है। उसका इंपॉर्टेंस का लेट समझ में आया था मुझे। उसके ताल्लुक से अक्सर लोगों को हमारे एरिया में मालूम पड़ गया था। जब मेरा मीन्स नहीं हुआ, मुंबई आया है तो सब पूछने लगे क्या हुआ। मैंने कहा कि हुआ नहीं है, अगली बार में हो जाएगा, अगली बार का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर लोगों ने पूछना शुरू करते हैं, या दूसरे बार में भी जब नहीं हुआ तो बोले कब होगा तेरा, क्या होगा। कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम साइकिल थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो गई थी। उसके ताल्लुक से भी लोग पूछते थे कि भाई क्या हो गया, क्या नहीं हो रहा, कब हो रहा है तेरा, कितने साल का कोर्स और बाकी है तेरा, कब जाएगा ट्रेनिंग पे। तो लोगों को मैं अवॉइड करता था, किसी का भी बहाना बना लिया। अरे कोविड आ गया था ना तो उसको ये साइकिल डिस्टर्ब हो गया। हर कोई बार बार पूछता था कब होगा, क्या कर रहा है तू, कब से पढ़ रहा है, कोई और ट्राई कर ले, कुछ और ट्राई कर ले। तो मैं उनके बाद पॉजिटिवली लेता था, कहता था कि अरे बस अभी दूसरा एग्ज़ाम आ रहा है, जो कि मैं 2nd 3rd मेंस फेल हुआ। लोग पूछने लगे क्या हुआ एग्ज़ाम का, क्या हुआ। मैंने कहा अभी एग्ज़ाम आ रहा है, बस दुआ करो, आ रही है एग्ज़ाम अगले महीने मई में। तो तूने तो कहा था कि सितंबर में। बोला हाँ वो हो गया, अभी मई में एग्ज़ाम है वापस। तो ऐसा करके टाला जाता था बिकॉज उनकी नेगेटिविटी को मैं अपने अंदर लेना चाह रहा नहीं था कि मैं जो गुजर गया उसको लेके नहीं बैठूँ, जो आ रहा है उस पर ध्यान दूँ। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो काफ़ी लंबा टाइम बैठा करता था। सुबह फजर की नमाज़ होती थी 6 बजे के अराउंड, तो वो पढ़ के मैं बैठ जाया करता था। फिर ब्रेकफास्ट को उतरता था, लंच को उतरता था, बाकी चीज़ों के लिए, और डिनर तक का चलता था। मतलब अक्सर टाइम किताबों के पास ही रहता था। तो 12 13 14 घंटे किताबों के सामने बैठता था, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती थी, समझ में इतना नहीं आता था। शुरू के 2 साल टाइम मैंने बहुत दिया है, 15 12 घंटे दिए हैं, लेकिन उसका जो इनपुट था, जो
मेरे ब्रेन में जो उसका मैं ग्रास कर पाया वो काफ़ी कम था। लेकिन एक बार जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई इस एग्ज़ाम तो मेरा स्टडी आवर्स बहुत कम हो गया ड्रास्टिकली। तो उसके बाद के 2 साल में मेरे स्टडी आवर्स 7 to 10 आवर्स के बीच में हो गए पर डे के, और आखिरी अटैम्प में मैं बस 5 से 6 घंटा पढ़ता था डेली। लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी मेरी काफ़ी हो गई थी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत था, ऑलरेडी इतना सारा नॉलेज एक्यूमुलेट हो चुका था, बस उसको मैनेज करना, उसको करना। धीरे धीरे स्टडी आवर्स को मैंने मेरे लास्ट में 6 to 8 या 10 आवर्स डेली में करके रखा था। लेकिन वो क्वालिटी अब ज़्यादा हो गई थी, वो 10 घंटे में मैं उतना पढ़ लेता था जितना पहले मैं 15-20 घंटे में भी नहीं पढ़ता। मेरा सायदन, मैं छोटा मोटा मजदूर हूँ, टेम्पोररी जॉब करता हूँ गोदी के अंदर। मेरा ऐसा योगदान मेरा उसमें मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरे 2 बेटे, मेरी बीवी, इन लोगों का ज़्यादा योगदान है उसके अंदर। बहुत मेहनत की इन लोगों ने को पढ़ाने में। जब आपको पता चला कि वो पास हो चुके हैं तो तभी आप एक पिता के नाते तभी आपको कैसा मैं लगा? बहुत खुश हुआ, ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मेरे ऐसा लगा कि मैंने जो मैं मांगा था उससे ज़्यादा मुझे मिल गया है। मेरी जो ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा उस मुकाम पे जाए, ऊपर वाले ने उससे ज़्यादा दे दिया। क्योंकि आज मैं अपुरी जागा, अभ्यासासाठी पोषक वातावरणाचा अभाव, स्पर्धा परीक्षांबद्दल माहिती, मार्गदर्शनाचा अभाव आणि साधन सुविधांची कमतरता या सगळ्यांवर मात करत त्याने हे यश मिळवले। कुटुंबात सर्वात लहान असलेल्या आपल्या मुलाच्या या यशामुळे संपूर्ण घर आनंदात न्हाऊन निघाले।